आज हम करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यहाँ तक, जहाँ पे हमने पढ़ा था होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिजन के बारे में। अब उसी के बेसिस के ऊपर हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में ये है इन्वॉल्व कि हमने 4 तरह की चीज़ें पढ़नी है इसमें: कार्बोकेटायन, कार्बोनाइन, कार्बीन और फ्री रेडिकल जनरेशन, कि ये सारे हमारे जनरेट कैसे होते हैं, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब मैं तुम्हें कार्बोकेटायन के बारे में बताती हूँ। कार्बोकेटायन में बेसिकली क्या होता है, कार्बोकेटायन जनरली वो होते हैं जिसमें हमारा कार्बन के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे हमारा ये कोई मान लो कोई मॉलिक्यूल है, इसके हमें फिजन करना है। ये जो फिजन होगा हमारा हेटेरोलिटिक फिजन होगा। हेटेरोलिटिक फिजन में क्या होता है कि एक हमारे दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक एटम के पास जाते हैं, तो कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें से जो ये वाला है ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, और यह पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। इसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। यूजुअली जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड फिर ऐसे चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन के ऊपर उसको स्टेबलाइज करना है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? हमारे न्यूक्लियोफाइल्स के पास आएंगे। तो जनरली जो कार्बोकेटायन है अपने बॉन्ड और अपने कार्बन को स्टेबल करने के लिए वो जनरली न्यूक्लियोफाइल्स के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जो कि वो क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन के पास जब हमारा पॉजिटिव चार्ज लग जाता है तो वहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है ना। इसलिए यहाँ पे ये हमारा टर्शरी है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, फिर आता है कि इनके जो हमारे स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है हमारे रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, क्यों? मैं दिखाती हूँ। क्योंकि जैसे हमारे ये एलाइलिक वाले होते हैं, ठीक है, एलाइलिक कार्बोकेटायन में क्या होता है कि बहुत इजीली स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि ये जो है रेजोनेंस हाइब्रिड कॉन्जुगेशन बना पा रहा है। और अगर हम बेंजाइल कार्बोनियम आयन के पास देखें, ये भी क्या होता है, बहुत ईजिली हमारा हाइब्रिड कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें शो कर रहा है। तो ये सारे जो है बहुत ईजिली हमारे स्टेबल है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई ग्रुप की वजह से, विच स्टेबलाइजेस द कार्बन आयन बाय पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। ठीक, एक्सप्लेन किया कि वही यहाँ पे बता रखा है कि जो भी हमारे टर्शरी कार्बन एटम होता है, सेकेंडरी होता है, जो प्राइमरी होता है, ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी हमारा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें ऐसे ग्रुप्स चाहिए होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन लीज करे कार्बन की तरफ। ठीक है, तभी जाके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है कि वैसे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हमें चाहिए जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और यहाँ पे बोला है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स जैसे जो माइनस आई ग्रुप्स होते हैं NO2Br, ये सारे जो है लेस स्टेबल करते हैं। क्योंकि जैसे हमारे NO2 हो गए, वो क्या करता है, वो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वो इलेक्ट्रॉन लेता है अपनी तरफ, ठीक है, स्टेबलाइज अपनी तरफ लेता है। तो कैसे लेगा? कार्बन तो खुद में ही डेफिशिएंट है, तो वो तो देगा ही नहीं। इसलिए ये जो है जनरली हमारे कार्बोनियम आयन कार्बोकेटायन को लेस स्टेबल करता है। ठीक, सेकेंड जो है हमारा कार्बोनाइन्स के बारे में है। कार्बोनाइन्स मतलब जो हमारे एनायन जनरेट करता है, मतलब नेगेटिव साइन। जैसे हमने यहाँ पे ये भी हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन का ही एग्जांपल है। जो जब हम इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो ये हमारा बेसिकली नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ऑर्गेनिक आयन विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बन एनायन एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म बाय द हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन। जब इसमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगा तो हमारा ये वाला पार्ट जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इसमें जो है हमारा कार्बन एनायन जनरेट हो जाएगा। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, इसलिए इसमें कार्बन एनायन हमारा जनरेट होता है। ये जो हमारा कार्बन आयन है ये जनरली हमारा sp3 है, क्योंकि ये हमारे 4 बॉन्ड्स बना रहा है। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से और एक हमारे नेगेटिव चार्ज बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसमें क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये जनरली हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ बॉन्ड करेगा और हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा। जनरली हमने देखा कि कार्बोकेटायन में हम क्या करते हैं कि हम कार्बोकेटायन में पॉजिटिव होता है तो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारा नेगेटिव है तो हम इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ कर देंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो बेसिकली नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसको इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से ले लेता है, क्योंकि कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे ऑलरेडी डिफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये जो कार्बन आयन है अपने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली उस वाले कार्बन एटम के MTP ऑर्बिटल में दे देगा। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी और बॉन्ड फॉर्मेशन शो हो जाएगी। ठीक है,
फिर आता है हमारा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है मिथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन, यहाँ पे स्टेबिलिटी सब कुछ बता रखी है। अब यहाँ पे जो है हमें दे रखा है कि बेंजाइल कार्बन आयन है, यहाँ पे देखो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत अच्छी हो रही है ना। अगर तुम प्रोपाइल कार्बन आयन देखोगे, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस विल बी नॉट बी स्टेबल। सो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एंड आयन इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेजोनेंस एंड द इंडक्टिव इफेक्ट बोथ ऑफ थिंग। ठीक है। और इस केस में कार्बन आयन के केस में क्या होता है, यूजुअली इसका ऑपोजिट होता है हमारे कार्बोकैटायन के। इसमें जनरली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये ऑर्डर होता है। सेकेंडरी, प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी स्टेबल होता है, देन उसका टर्शरी स्टेबल होता है। ठीक है। तो इसमें जो है जितने भी हमारे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं जो कि हम कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे थे, इस केस में क्या हो जाएंगे, लेस स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कौन से ज़्यादा स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो हमें स्टेबल करेंगे। ठीक। अब आते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स में। फ्री रेडिकल्स हमारे कैसे जनरेट होता है, ऑब्वियसली हमने बोला था कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे तो हमारा जनरेट होगा फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन्स हमें इक्वली दूसरे कार्बन एटम में और हमारा जो एक और एटम होगा उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जेड एंड कार्बन एटम में क्या होगा कि हमारी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होगी, किसी का भी एक ज़्यादा या कम नहीं होगा। अगर एक ज़्यादा हो गया तो हमें उसमें कार्बोकैटायन कार्बन आयन की चेकिंग करनी पड़ेगी, जो इसमें नहीं होगा। ठीक है। फिर हम फ्री रेडिकल में देखते हैं कि जो भी हमारा कार्बन एटम होता है वो बेसिकली जनरली हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इसमें क्या होता है कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे एम्प्टी p ऑर्बिटल्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्बिटल में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ p ऑर्बिटल बोलते हैं, और ऑड बोलते हैं क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो होते तो इवन बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए। और इसमें बोलते हैं कि फ्री रेडिकल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसके पास एक ऑलरेडी फ्री रेडिकल है, तो दूसरे अगर फ्री रेडिकल का कोई अगर एलिमेंट या कुछ आ गया, एटम आ गया, तो उसके साथ बहुत रैपिडली उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, या फिर कोई अदर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्म ईजिली कर लेता है। ठीक है। और इसमें भी जो है कार्बोकैटायन, जैसे मैंने बताया था कि उसकी स्टेबिलिटी और द टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। इस केस में भी फ्री रेडिकल के केस में हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है टर्शरी, सेकेंडरी और हमारा प्राइमरी होता है, सेम फॉर्मेट में होता है। उसके बाद जो है हमारा ये सारे हमारे एमओ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है कि ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, देखो कैसे शो कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये sp2s का ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारा s ऑर्बिटल होता है ना, और ये कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, तो दोनों के ओवरलैपिंग से हमारा क्या बना, sp2s ओवरलैपिंग हमें बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, देखो सब में। ठीक है। और फिर हमें बताना है कार्बीन्स। फोर्थ एंड लास्ट जो है हमारा कार्बीन है। कार्बीन में क्या होता है, जनरली हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स और दो बॉन्ड बनाता है, वेदर इट इज़ हाइड्रोजन या फिर कोई अल्काइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हो कहा जाते हैं, एंड वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इजीली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है। और फिर हम कैसे जनरली कार्बीन को जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस बता रखे हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोफॉर्म है, CaCl3 जनरली क्लोरोफॉर्म होता है, इसको एल्कोहल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा कार्बन CaCl3 का नेगेटिव हमारा कार्बन जनरेट हो गया। और दूसरे तरीके से जो कार्बन हमारा जनरेट हो सकता है वो हो सकता है हमारे यूवी के प्रेजेंस में। जनरली जब यूवी या लाइट हीट के प्रेजेंस में हम करते हैं तो ये जो हमारा N2 है ये हमारा एलिमिनेट होके कार्बीन जनरेट कर देता है। ये तो बहुत ही जनरल रिएक्शंस हैं। और फिर एक होता है कि डबल बॉन्ड अगर हमारा होगा और CH2N2 के साथ तुम अगर डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एडिशन हो जाता है, जैसे यहाँ बना देगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना देगा, और यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे CH2 हमारा ये कार्बीन बना देगा सेम वे में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेजेंट्स तक। अभी तक के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो थे कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स और कार्बीन्स। थैंक यू।